नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों आज दो चीज़ें आपको एक साथ में करानी है। जैसा कि दोस्तों हमेशा आपको कराते हैं, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो रिवीजन है, अभी तक आपने जो सीखा है उन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे। एग्ज़ाम क्योंकि बहुत ही पास में है आपके, और 25, 26, 27 अप्रैल के लिए एकदम आपको तैयार रहना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस में समय देना है, जिससे आप वहाँ दोस्तों एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। आइए सीधे चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये दोस्तों 1962 में पारित होता है और इसको लागू किया गया था 1963 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ये स्पेशल होमगार्ड से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो होमगार्ड संगठन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? पुलिस की सहायक सेना के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बाकी इसमें सीमा पार करना गलत है, सेना की सहायता गलत है दोस्तों, निजी सुरक्षा प्रदान करना ये भी गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संशोधन अधिनियम 2024 के अनुसार होमगार्ड की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड संशोधन अधिनियम 2024 के अनुसार दोस्तों होमगार्ड की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों स्पेशल होमगार्ड से ही जुड़ा हुआ है। होमगार्ड के ग्रामीण और शहरी दोनों विंग के लिए मुख्य कमान किसके पास होती है? तो होमगार्ड के दोस्तों ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए जो कमान होती है वो होती है दोस्तों होमगार्ड का जो महानिदेशक होता है, जिला कमांडेंट जो होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास होती है दोस्तों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक दोस्तों लिखी गई है बी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि पूछा जाए आपसे 1857 ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको दोस्तों लिखा है एस.एन. सेन, जो कि सरकारी सलाहकार थे दोस्तों, लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले दोस्तों देखिएगा कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे दोस्तों फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अभी आपको बताया बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट रिवोलियन पुस्तक अशोक मेहता जी के द्वारा लिखी गई है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार हैं। 1857 अभी पूर्व में ही आपको बताया एस.एन. सेन जी के द्वारा लिखी गई है। रिवेलियन 1857 ये दोस्तों पी.सी. जोशी के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स के द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा दोस्तों कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुर और कालेश्वर, कौन सा दोस्तों? सुल्तानपुर और इसके साथ में कालेश्वर, ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये दोस्तों हरियाणा में स्थित हैं। और इसके अलावा दोस्तों वाल्मीकि जो है वो बिहार में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। और जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, और मोलिंग जो नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है दोस्तों वो कीबुल लामजाओ, वो मणिपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील भी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो ग्रीन हाउस गैसों की डिटेल देखते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसों में 5 गैसें शामिल हैं। कौन कौन सी? 6 गैसें शामिल हैं दोस्तों। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा CO2 के अलावा दोस्तों मीथेन है CH4, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन CFC है दोस्तों इसमें, और हाइड्रोक्लोरो HFC दोस्तों HFC इसमें शामिल है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी शामिल है दोस्तों इसमें, और इसके अलावा ओजोन, ये 6 दोस्तों गैसें इसमें शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों।
अगला है, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत में दोस्तों कौन सी जनजाति, जो भील जनजाति है, इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग टोटल जो जनजाति है उसका 37% दोस्तों कौन सा है? भील जनजाति है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे डाटा है दोस्तों, आप डाटा से भी देख सकते हैं। इसमें 37.7%, लगभग 38% के आसपास में कौन सा है दोस्तों? भील जनजाति है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 26.2% के साथ गोंड जनजाति। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड नंबर संथाल का आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्तोत्तर काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? गुप्तोत्तर काल में दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये दोस्तों था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको गुप्त वंश के जो कुमार गुप्त थे उन्होंने बनवाया था। लेकिन पूछा जाता है कि इसको दोस्तों ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त किया जाता है। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी। ये भी आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों इतनी पुस्तकों का संग्रह किया गया था कि लगभग माना जाता है कि 3 महीने तक ये पुस्तकालय इसमें जलता रहा था। और दोस्तों जितनी भी पुस्तकें थी वो सब नष्ट हो गई थी जल के, जो भी प्राचीन ग्रंथ आदि थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस प्रतिहार राजा को आदि वाराह और प्रभास की उपाधि दी गई थी? तो इसमें दोस्तों किसको दी गई थी? जो मिहिर भोज था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको जो अरब यात्री दोस्तों सुलेमानी था, कौन? सुलेमानी। ये सभी आपको रिवीजन कर लेना है साथ साथ में दोस्तों। प्रैक्टिस सेट तो आपका चल ही रहा है, साथ में आपको रिवीजन भी करा रहे हैं। अरब यात्री जो सुलेमान है दोस्तों, लगभग 50 वर्षों तक ये जो मिहिर भोज था दोस्तों, इसने विदेशी आक्रांताओं को भारत में प्रवेश करने से रोक रखा था। तो इससे प्रभावित होकर के, इसको देखते हुए अरब यात्री जो सुलेमानी था दोस्तों, इसने कहा था इसको आदिवारा। तो ये उपाधि इसी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाले सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत कौन थे? तो इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रमुख जो अंग्रेज राजदूत थे, उसमें दोस्तों 1608 से 1615 जो है हाकिंस 1608 में आता है, 15 तक रहता है। और उसके बाद में 15 में किसका आगमन होता है? 1615 में टॉमस रो का आगमन होता है, जिसको राजा जेम्स ने भेजा था दोस्तों, जो जेम्स द्वितीय था। तो ये आपको याद रखना है। और ट्रिक भी इसकी है दोस्तों, हॉट से भी हाकिंस और टॉमसन को आप याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों टॉमस रो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक हैं दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक हैं, और इनका इसी दिन दोस्तों जन्म हुआ था 26 नवंबर को। तो तभी से, इसी की वजह से दोस्तों इसको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में विस्फोटित माउंट लिवोटावी लाकी किस देश में स्थित है? ये दोस्तों ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी दोस्तों भारत ने किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे इसकी मेजबानी की गई है? डिटेल देखिएगा दोस्तों। इसकी मेजबानी 16 से 21 फरवरी 2026 में हो चुकी है। और भारत मंडपम जो दोस्तों नई दिल्ली में बनाया गया है, उसमें इसकी मेजबानी की गई। उद्देश्य आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी AI, ये इसका दोस्तों उद्देश्य है। सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और रिकॉर्ड इसमें क्या रहा है दोस्तों? इस सम्मेलन में 2.5 लाख से अधिक AI जिम्मेदारी प्रतिज्ञाएं प्राप्त करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का किताब जो है हासिल किया गया है। और प्रमुख विषय क्या रहा दोस्तों? प्रमुख विषय रहा इसका है AI मानव केंद्रित विकास, लोक, ग्रह और प्रगति। तो प्रमुख विषय और इसका जो उद्देश्य है, ये सब आपको याद रखना है। और मेजबानी इसकी किसने की है दोस्तों? भारत ने। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में कौन सा वंश था?
तो उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दोस्तों दक्षिण में कौन सा वंश था? तो दक्षिण में दोस्तों इसमें से कौन सा वंश था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था दोस्तों सातवाहन वंश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है? मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नंद वंश का संस्थापक महापरानंद नहीं दोस्तों, पद्मनंद को माना जाता है और पाटलिपुत्र राजधानी थी इसकी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, राजगृह इसकी राजधानी है। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस को माना जाता है। पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना गया दोस्तों, और वैशाली इनकी राजधानी थी। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है और अजमेर इसकी राजधानी थी। और दोस्तों जो शुंग वंश था, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, पाटलिपुत्र राजधानी थी। हूण वंश का संस्थापक तोरमाड़ था, सियालकोट राजधानी। सातवाहन का सिमुख है दोस्तों संस्थापक, प्रतिष्ठान या पैठन इसकी राजधानी है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, पाटलिपुत्र राजधानी है। और चोल वंश का संस्थापक है दोस्तों विजयालय, तंजावुर या तंजोर इसकी राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सी राजधानी इसकी है, तंजावुर या फिर तंजोर। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, पाल वंश जो है उसका संस्थापक गोपाल है और मुंगेर इसकी राजधानी थी। और काकतीय वंश का संस्थापक दोस्तों रुद्रदेव प्रथम था, वारंगल राजधानी है। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी, कन्नौज राजधानी थी। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंतिदुर्ग, मान्यखेत या मनकिर राजधानी थी दोस्तों। और चालुक्य जो बादामी के थे उनकी राजधानी वातापी है और इसकी स्थापना जयसिंह प्रथम के द्वारा की गई है। और चालुक्य जो वेंगी के थे दोस्तों, इसके संस्थापक हैं विष्णुवर्धन और वेंगी राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, होमगार्ड तैनाती का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तहसीलदार है, ऑप्शन बी है दोस्तों ग्राम प्रधान, प्रधानाचार्य या जिला कमांडेंट। तो ये दोस्तों जिला कमांडेंट के द्वारा दिया जाता है और आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है? तो ये दोस्तों शुक्र ग्रह है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। डिटेल देखिएगा दोस्तों, शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीमी गति से घूमता है, इसे एक चक्कर करने में 243 दिन लगते हैं, तो 243 पृथ्वी दिन। जबकि सूर्य की परिक्रमा करने पर दोस्तों इसको 225 पृथ्वी दिन लगते हैं। और इस प्रकार से जो शुक्र है दोस्तों, शुक्र पर एक दिन उसके एक साल से बड़ा होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है? तो कल दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, 14 अप्रैल है। और इन्होंने ही दोस्तों अनुच्छेद जो संविधान का मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32 है, जिसमें संवैधानिक उपचारों को दिया गया है, इसको संविधान की आत्मा कहा था। तो ये आपको याद रखना है। और जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह ने कहा था और राजनीतिक जनपत्री डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था। तो ये भी आपको साथ में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों हार्ट एंड सोल कहा है और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आगे दोस्तों देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट अन्य फैक्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में नहीं है, केवल फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे यूपी दोस्तों जो है गन्ना, गेहूं, आलू इन तीनों के उत्पादन में अग्रणी है, नंबर 1 पर है। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, मुरादाबाद पीतल नगरी है, फिरोजाबाद कांच नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और भदोही दोस्तों जो है कालीन के लिए, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए है, आपको याद रखना है दोस्तों। और अलीगढ़ जो ताला है, ताला बनाने की वहाँ पे बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, अच्छी क्वालिटी के ताले वहाँ मिलते हैं दोस्तों, इसलिए ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप देखिएगा अल्ट्राट्रिक्स के एक लाइन के दोस्तों जो भी फैक्ट्स हैं, 1857 में जो उत्तर प्रदेश का मेरठ है, यहाँ से 1857 की क्रांति को प्रारंभ किया गया था, 10 मई 1857 से, जबकि इसकी औपचारिक शुरुआत 29 मार्च को ही हो गई थी दोस्तों, मंगल पांडे जी के द्वारा। काकोरी कांड दोस्तों 9 अगस्त 1925 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का नामकरण जो है, यूपी का नामकरण 1950 में होता है, 24 जनवरी 1950 को। और आर्यभट्ट जो
उपग्रह है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। तो ये दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि आगामी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें हम इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराएँ दोस्तों, जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकें। तो मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।